हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम जीवाणुओं के आर्थिक महत्व यानी कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। जीवाणु मनुष्य के लिए हानिकारक भी होते हैं और कुछ जीवाणु मनुष्य के लिए यूजफुल भी होते हैं, यानी कि वो हमें कुछ बैक्टीरिया हमें नुकसान पहुंचाते हैं जबकि कुछ बैक्टीरिया हमें फायदा पहुंचाते हैं। अर्थात अब हम जीवाणु के जो आर्थिक महत्व को इसीलिए दो शीर्षकों में पढ़ेंगे, एक लाभदायक जीवाणु या लाभदायक जीवाणु क्रियाएं और दूसरा हानिकारक जीवाणु या हानिकारक जीवाणु क्रियाएं। सबसे पहले हम लाभदायक जीवाणु या लाभदायक जीवाणु क्रियाएं पढ़ेंगे। जीवाणु में जो सबसे पहला जो हमारा महत्व है, ये जो इसका पहला फायदा है कि प्रोटीन के स्रोत के रूप में, यानी कि इन द एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। कुछ बैक्टीरिया में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, फास्ट ग्रो करते हैं, इसलिए इनको कुछ बैक्टीरिया को सिंगल सेल प्रोटीन यानी कि एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में यूज किया जाता है। जो सिंगल सेल प्रोटीन्स होते हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मास होता है और जो कन्वेंशनल प्रोटीन है, जो परंपरागत प्रोटीन है, उनकी तुलना में इनमें ज़्यादा प्रोटीन कम स्थान पर प्राप्त होता है। मिथाइलोट्रोफियस में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसीलिए इसको एकल कोशिका प्रोटीन यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में यूज करते हैं और जिन मनुष्य में प्रोटीन की कमी होती है उनके लिए इनका यूज बहुत फायदेमंद होता है। दूसरा, डेयरी पदार्थों के निर्माण में अधिकांश डेयरी प्रोडक्ट्स जो हमें मिलते हैं, दूध और दूध से बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका जो निर्माण होता है, उनके निर्माण में अनेक बैक्टीरिया यूज होते हैं और अनेक जीवाणु जो होते हैं वो विभिन्न क्रियाओं में यूज होते हैं। जैसे क्रीम से मक्खन बनाने में, जब क्रीम से मक्खन बनाया जाता है, बटर बनाया जाता है, तो उसके लिए क्रीम को खट्टा करना आवश्यक होता है। विदाउट खट्टा करें उसमें से मक्खन आसानी से नहीं बनता है, इसीलिए खट्टा करने में स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस नामक जीवाणु या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। इससे क्रीम खट्टी हो जाती है और खट्टी होने के बाद वो मक्खन में कन्वर्ट आसानी से हो जाती है। दूसरा, दूध से दही के निर्माण में, दूध से दही के निर्माण में किण्वन की क्रिया होती है। दूध से दही के निर्माण के समय जो दूध की शुगर होती है, लैक्टोज शुगर, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होती है। तो जो किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है, उसके द्वारा दूध जो होता है दही में कन्वर्ट होता है। और इसके लिए जो जीवाणु यूज होते हैं, बैक्टीरिया यूज होते हैं, वो है लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। तो इन बैक्टीरिया की सहायता से दूध का फर्मेंटेशन कराकर उसे योगर्ट में यानी कि दही में परिवर्तित कराया जाता है। तीसरा है, दूध से पनीर बनाते समय, जब हम दूध से पनीर बनाते हैं तो उसके अंदर लैक्टिक अम्ल किण्वन यानी कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होने के बाद ही दूध जो होता है वो पनीर में परिवर्तित हो सकता है। इसके लिए जो बैक्टीरिया यूज होते हैं वो है स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का यूज करके लैक्टिक अम्ल किण्वन यानी कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के द्वारा हम दूध से पनीर का तैयार करते हैं। और पनीर की जो वैरायटीज होती हैं, उन पनीर की वैरायटीज का जो स्वाद और टेक्सचर होता है वो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों पर निर्भर करता है और उसी के हिसाब से उसकी कीमत तय होती है। और स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस आदि जो जीवाणु होते हैं वो इस दूध से पनीर बनाने की क्रिया में यूज होते हैं। इसके बाद है कार्बनिक पदार्थों के क्षय। जो विभिन्न ऑर्गेनिजम्स की डेथ के बाद उनकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी के जो वेरियस पार्ट्स हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है, अर्थात क्षय होता है।
डिकम्पोजिशन में जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है डेड ऑर्गेनिजम्स के, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, उसको डिकम्पोजिशन के द्वारा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, उनको ऐसे सब्सटेंसेस में चेंज किया जाता है जिससे मिलकर बने होते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अन्य मिनरल्स एटसेट्रा में इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। कई स्टेप्स में प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल था अब तक, वो अब डिकम्पोज हो जाता है, अब घटित हो जाता है, और अब घटित होने के बाद जिन जिन सब्सटेंसेस से, पदार्थों से हमारी जीवों की बॉडी मिलकर बनी होती है, वो पदार्थ अलग हो जाते हैं, मिनरल्स अलग हो जाते हैं, और वो मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल्स में मिल जाते हैं और वो दोबारा से जीवों के द्वारा यूज कर लिए जाते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन चक्र में अनेक स्टेप्स होते हैं, उनमें से कई स्टेप्स में जीवाणुओं का प्रयोग होता है। जैसे एक स्टेप होता है वातावरणीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी पदार्थों में कन्वर्जन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है कि जो वातावरण में फ्री नाइट्रोजन है, इसे नेसेंट नाइट्रोजन बोलते हैं, तो ये वातावरणीय नाइट्रोजन जो होती है वो नाइट्रोजनी पदार्थों में कन्वर्ट होती है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यक सब्सटेंसेस होता है, क्योंकि नाइट्रोजन विटामिन का सोर्स, विटामिन का भाग होता है, एंजाइम्स में यूज होता है नाइट्रोजन, और हार्मोन्स में और प्लांट्स की बहुत सारी चीजों में, ग्रोथ में और बहुत सारे फंक्शंस में नाइट्रोजन यूज होता है। इसलिए प्लांट को नाइट्रोजन बहुत ज्यादा आवश्यक सब्सटेंसेस है। लेकिन प्लांट में एक दिक्कत यह है कि अधिकांश प्लांट्स नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते हैं, वो नाइट्रोजन को केवल नाइट्रेट के फॉर्म में ही यूज करते हैं, और केवल कुछ ही प्लांट ऐसे रहते हैं जो NH4 अमोनियम के फॉर्म में भी डायरेक्ट उसको ग्रहण कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। लेकिन वो ऑब्टेन किससे करते हैं, प्राप्त किससे करते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में, लेकिन यूज किसके फॉर्म में करते हैं, NH4 के फॉर्म में, अमोनियम के फॉर्म में, क्योंकि नाइट्रेट जो होती है वो हाईली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, हाईली ऑक्सीकृत फॉर्म है, और अगर उसको डायरेक्ट यूज किया जाएगा तो विभिन्न पदार्थों का ऑक्सीकरण करके बॉडी में हार्म करते हैं। इसीलिए प्लांट अधिकांशतः क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन को ना तो सीधे ग्रहण करते हैं, सीधे किसके रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में, और नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करने के बाद उसको अमोनियम में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। अब जो वातावरणीय नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजनी पदार्थ में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में अनेक सूक्ष्म जीव यूज होते हैं, अनेक बैक्टीरिया इसमें यूज होते हैं। इसमें ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, फिक्सेशन है, वो दो तरीके से हो सकता है, एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और एक असहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है कि सहजीवन या सहजीवी संबंध का मतलब क्या है कि जब दो जीव इस प्रकार से एक दूसरे के साथ रहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इस संबंध को हम बोलते हैं सहजीवी संबंध यानी कि सहजीवन। और ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, सहजीवी कहलाते हैं, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाती है, जैसे म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। तो सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा कि दो जीव यानी कि बैक्टीरिया और कोई भी अन्य जीव इस प्रकार से साथ रहेंगे कि दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। जैसे राइजोबियम है और एजोस्पाइरुलम इसके एग्जांपल है। तो राइजोबियम जो होता है वो दलहनी फसलों यानी कि लेग्यूम्स, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर उनकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स के अंदर गांठें प्रेजेंट होती है, नोड्यूल्स प्रेजेंट होती है, उन नोड्यूल्स में पाए जाते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। तो वहां पर ये राइजोबियम जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, स्थिरीकरण का काम करते हैं, और बदले में इन्हें वहां पर फूड मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए सहजीवी संबंध है ये। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा वो क्या कहलाएगा, सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाएगा। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो नेचर में फ्री रहते हैं, यानी कि वो सहजीवी संबंध के रूप में नहीं रहते, अर्थात वो किसी और जीव के साथ नहीं रहते और एक दूसरे को लाभ नहीं पहुंचाते, ये फ्रीली रहते हैं नेचर में, और फिर भी ये नेचर में रहते हुए भी ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। जैसे क्लॉस्ट्रीडियम है, एजोटोबैक्टर है और
क्लोरोमैटियम जो होते हैं वो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के एग्जाम्पल है। इसके बाद दूसरा स्टेप जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही एक इन्वॉल्व है अमोनीकरण, अमोनिफिकेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अमोनिफिकेशन नाम से चल रहा है अमोनीकरण से कि अमोनिया, NH3 का मतलब क्या होता है? अमोनिया। तो अमोनिया का बनना क्या कहलाता है? अमोनीकरण। जो 6 होते पादप और जंतु होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कि जो जब पादप और जंतु कोई भी जीव मरता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया प्रोटीन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं और आगे अमोनिया नाइट्रेट एक्सेट्रा में कन्वर्ट होकर प्लांट इसको यूज कर लेते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसमें जो बॉडी की प्रोटीन है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जटिल प्रोटीन है, बड़े अणु हैं, वो छोटे अणु NH3 में टूट जाते हैं और वो अब आगे जाकर नेक्स्ट साइकिलों में यूज हो जाता है। तो प्रोटीन से अमोनिया का बनना अमोनीकरण यानी कि अमोनिफिकेशन कहलाता है। और प्रोटीन से अमोनिया के कन्वर्जन को कौन कैटलाइज करता है? कुछ बैक्टीरिया करते हैं। यह काम बैक्टीरिया का होता है, जैसे बैसिलस वुल्गारिस है, बैसिलस रामोसस है और बैसिलस माइकोइड्स जो होते हैं वो प्रोटीन को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। इसके बाद 6th है प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक। वे पदार्थ जो किसी सूक्ष्म जीव से प्राप्त होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं और किसी अन्य सूक्ष्म जीव या जीव की मृत्यु कर देते हैं, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, वृद्धि को रोक देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रतिजैविक पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो एंटीबायोटिक्स ऐसे पदार्थ हैं जो एक जीव सूक्ष्म जीव से प्राप्त होते हैं और दूसरे जीव की मृत्यु कर देते हैं, उसकी वृद्धि को रोक देते हैं, क्या कहलाते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अनेक एंटीबायोटिक्स अनेक ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होती है, जीवाणुओं से भी अनेक एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्राइसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से टेरामाइसिन प्राप्त होती है, बैसिलस सबटिलिस से सबटिलिन प्राप्त होती है और बैसिलस पॉलीमिक्सा से पॉलीमिक्सिन प्राप्त होती है। इसके बाद है ऑयल क्लियरिंग बैक्टीरिया यानी कि तेल साफ करने वाले जीवाणु। अनेक जीवाणु ऐसे होते हैं जो ऑयल जो होता है, पानी वगैरह पर जो ऑयल गिर जाता है, बाहर ऑयल होता है, उस पर फीड करते हैं और उस पर फीड करके उस ऑयल को धीमे धीमे समाप्त कर देते हैं। जैसे सूडोमोनास क्यूटिडा क्या काम करता है कि वो फीड करता है, इस ऑयल फिल्म जो बन जाती है, ऑयल की जो लेयर बन जाती है, उस पर फीड करते हैं। और इससे फायदा क्या होता है कि एक तो इनका भोजन इनको मिल जाता है, लेकिन ये जो पोल्यूशन हो रहा है ऑयल का पानी पर गिरने पर, माना कोई टैंकर बाहर जा रहा था उसमें पानी पर और वो वहाँ पर उसमें से तेल जो होता है निकल कर समुद्र में गिर जाता है, तो समुद्र में गिरने से क्या होगा कि अब वो पूरे समुद्र में पॉल्यूशन करेगा, जिससे क्या होगा बहुत सारे जीवों की मृत्यु हो सकती है, वो पानी में बहुत ज़्यादा हार्म करेगा, इकोलॉजिकल बैलेंस को गड़बड़ करेगा। इसके लिए कुछ बैक्टीरिया सूडोमोनास क्यूटिडा का यूज़ किया सकता है, सुपर बग बोलते हैं इसको। तो सूडोमोनास क्यूटिडा क्या काम करता है कि उस ऑयल फिल्म को धीमे धीमे क्या करता है, वो डिकम्पोज करता रहता है, उसको यूज करता रहता है और धीमे धीमे क्या आता है वहां पर पॉल्यूशन कम हो जाता है। बैक्टीरिया फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक अभियांत्रिकी बोलते हैं। अभी आनुवंशिक अभियांत्रिकी में अनेक जीवाणु यूज होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है? बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, RDT भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है कि एक जीव की इच्छित जीन को किसी दूसरे जीव में स्थानांतरित किया था। मनुष्य के लाभ के लिए किसी एक जीव की जीन को दूसरे जीव में ट्रांसफर किया जाता है नॉर्मली। जैसे फॉर एग्जांपल 2 आम के पेड़ हैं, एक आम के पेड़ में बहुत ज़्यादा आम आते हैं लेकिन वो इतने स्वादिष्ट नहीं होते, लेकिन दूसरा पेड़ ऐसा है जिसके अंदर बहुत कम आम आते हैं लेकिन उसके आम स्वादिष्ट बहुत होते हैं। तो अब हमारा जो इच्छा होगी, डिजायर होगी, वो ये होगी कि हम किसी प्लांट में ऐसे कैरेक्टर डेवलप करें कि जिसमें आम ज़्यादा भी आए और वो स्वादिष्ट भी हो। इसके लिए हम स्वादिष्ट वाली जीन निकालकर ज़्यादा वाले आम वाले प्लांट पर डाल सकते हैं, या
स्वादिष्ट वाली जीन निकालकर ज़्यादा आम वाले प्लांट में डाल सकते हैं। तो ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का छोटा सा एग्जांपल है। यानी सीधी सी बात है, एक ऑर्गेनिज्म की जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म की जीन में यूज किया जा सकता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है। इसके लिए जो सबसे प्रमुख बैक्टीरिया है वो जो यूज होते हैं वो है ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम। तो ये बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, जीन्स के ट्रांसफर में यूज होते हैं। इसके बाद रेशे प्राप्त करने फॉर द रेटिंग ऑफ फाइबर्स। रेटिंग ऑफ फाइबर्स में जैसे जूट है, पटसन है और अन्य प्लांट से हम फाइबर्स प्राप्त करते हैं। फाइबर्स प्राप्त करने का मतलब क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं उनसे फाइबर्स को अलग करना, सेपरेट करना। इसके लिए जो जूट है या पटसन है, फ्लैक्स है, कोई भी जो जिससे हम फाइबर्स प्राप्त करते हैं उसको पानी में डाल दिया जाता है, कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है और वहां पर जो बैक्टीरिया होते हैं वहां पर वो इसको रेटिंग में हेल्प करते हैं। और एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम वहां प्रेजेंट होता है, क्लॉस्ट्रीडियम उसको फाइबर्स को उसमें से थोड़ा सा सेपरेट करने में हेल्प करता है और हेल्प करने के बाद उसको फिर पीट कर उसको साफ कर लिया जाता है और फाइबर्स वहां से टिश्यू से अलग कर दिए जाते हैं। विटामिन के निर्माण में कुछ बैक्टीरिया विटामिन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम बुटाइलिकम से राइबोफ्लाविन नामक विटामिन प्राप्त होती है और जिसका निर्माण यूज जो है हम ह्यूमंस में कर सकते हैं। तंबाकू और चाय के उद्योग में जो तंबाकू और चाय की जो पत्ती होती है उसमें किण्वन के द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा स्वाद और सुगंध में वृद्धि की जाती है। जो नॉर्मल लीफ होती है उसके स्वाद में और सुगंध में, और जो फर्मेंटेशन के बाद, किण्वन के बाद जो स्वाद और सुगंध होती है उसमें अंतर होता है। और इससे क्या होता है कि नॉर्मल लीफ के स्वाद और सुगंध से ज्यादा अच्छी स्वाद और सुगंध होती है किण्वन के बाद लीफ की। इसीलिए बैक्टीरिया वहां पर यूज किए जाते हैं। तो तंबाकू और चाय की पत्ती में हम उस पर बैक्टीरिया छोड़ देते हैं और बैक्टीरिया यूज करके उसका फर्मेंटेशन कराया जाता है जिससे उसके स्वाद में और सुगंध में वृद्धि हो जाती है। जैसे बैसिलस, मेगाथेरिस, माइक्रोकोकस, कैंडिडेंस एटसेट्रा बैक्टीरिया जो होते हैं वो यहाँ पर फर्मेंटेशन करते हैं और तंबाकू और चाय की पत्तियों का स्वाद और सुगंध में वृद्धि करते हैं। इसके बाद है मृदा की उर्वरकता बढ़ाने में, यानी कि टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब जो लिटर होता है उसको जीवाणु, जो मृदा में जीवाणु होते हैं उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं और इससे मृदा की उर्वरकता में वृद्धि होती है। अब लिटर क्या होता है कि जो फ्रेशली फॉलन लीव्स है, जो पत्ती गिरी, फ्रूट्स गिरे, ब्रांच गिरी, लीव्स गिरे और कोई भी एनिमल का एक्सक्रीटा, एनिमल या एनिमल की डेड बॉडी जो भी होता है, जो भी आगे जाकर अपघटित हो सकता है उस पदार्थ को हम लिटर बोलते हैं। और लिटर में अब जो जीवाणु होते हैं वो उसको धीमे धीमे ब्रेक डाउन करके एक ब्राउन कलर के अमॉर्फस सब्सटेंस, भूरे कलर के अमॉर्फस का मतलब जिसकी कोई निश्चित शेप नहीं होती है, अमॉर्फस पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। और ह्यूमस के मृदा में मिलने से अब उस मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ती है और वो जो मृदा होती है वो अब फर्टाइल हो जाती है, जिससे जो पैदावार होती है उस जगह की वो अधिक हो जाती है, फसलों का जो उत्पादन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जो हमारे लिए फायदेमंद होता है। अब हम जीवाणुओं के हानिकारक प्रभाव या जीवाणुओं की हानिकारक क्रियाएं यानी कि हानिकारक जीवाणुओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया। अनेक जीवाणु हमें विभिन्न प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल है। नंबर 1, मनुष्य में रोग। अनेक जीवाणु ऐसे होते हैं जो मनुष्य में विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रमुख रोग जो जीवाणुओं के द्वारा मनुष्य में होते हैं वो है नंबर 1, क्षय रोग यानी कि टीबी, जिसे हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में बेसिकली लंग्स का इन्फेक्शन होता है और ये बैक्टीरिया इसमें यूज होता है, मतलब इसका जो बैक्टीरिया जो डिजीज करता है उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद कोड़ या लैप्रोसी एक स्किन की डिजीज होती है जिसमें पैचेस पड़ जाते हैं, जिसमें पैचेस पड़ने के बाद जो स्किन होती है वो गलने लगती है, इसको हम लैप्रोसी या कोड़ बोलते हैं। और इस डिजीज को करने वाला जो जीवाणु है उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। इसके अलावा निमोनिया रोग जो एक लंग्स का इन्फेक्शन होता है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, भाग नहीं देता है, यानी कि ये केवल नीचे वाले लंग्स का इन्फेक्शन है, ऊपर वाले जो श्वसन
तंत्र का पार्ट है उनका इन्फेक्शन नहीं होता, और जो बैक्टीरिया होता है इसमें होता है डिप्लोकोकस निमोनियाई। इसके अलावा हैजा कोलरा जिसमें इंटेस्टाइन इफेक्ट होती है, प्रभावित होती है, वो विब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है। इसके अलावा गोनोरिया, सिफिलिस और अन्य डिजीज जो होती हैं वो बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं जो मनुष्य में जीवाणुओं द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा दूसरा है पादपों में रोग यानी कि डिजीज इन प्लांट्स। अब अनेक जीवाणु पादपों में भी अनेक रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे सिट्रस कैंकर, ये नींबू का एक रोग होता है जिसमें हार्ड स्पॉट्स पड़ते हैं लीव्स और अन्य पार्ट्स पर, और जो बैक्टीरिया इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है, जो रोग को करता है वो होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री। इसके बाद मक्का में म्लानी यानी कि विल्ट डिजीज जो होती है मेज की, वो ज़ैंथोमोनास स्टीवर्टी से होती है, और सेब का क्राउन गॉल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से होता है। इसके अलावा एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज जो होती है कपास में, वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। इसके अलावा भूरा रॉट डिजीज जो होती है वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। इसके अलावा जो अनेक डिजीज होती हैं वो भी बैक्टीरिया के द्वारा प्लांट्स में हो सकती हैं। प्लांट्स में एक जो सबसे हार्मफुल इफेक्ट जो है वो विनाइट्रीकरण यानी कि डीनाइट्रिफिकेशन है बैक्टीरिया का। नाइट्रोजन साइकिल का एक स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन। तो जो नॉर्मली प्लांट्स यूज करते हैं नाइट्रोजन को, वो नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद यूज करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रेट को अब वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं वो फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। लेकिन जो बैक्टीरिया इसके अपोजिट काम करते हैं, विनाइट्रीकरण यानी कि डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्रोजन बनाते हैं, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, बदल देते हैं, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को कम करते हैं। तो ये एक हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो इसमें नाइट्रोजन बनती है नाइट्रेट से, पहले नाइट्राइट में, और नाइट्राइट जो होता है फिर वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, यानी कि नाइट्रेट नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। जो बैक्टीरिया इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वो है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। इसके बाद भोजन को विषाक्त बनाने में यानी कि बैक्टीरिया इन फूड पॉइजनिंग। अब अनेक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे खाद्य पदार्थों पर ग्रो करते हैं, और खाद्य पदार्थों पर ग्रो करके उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस छोड़ देते हैं। एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन्स बोलते हैं इनको। तो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स छोड़ते हैं जो हमारे फूड को खाने को खराब कर देते हैं, और वो ऐसे विषाक्त भोजन को जो एंडोटॉक्सिन्स लिए होता है या टॉक्सिन्स लिए होता है जीवाणु का, उसको खाने से मनुष्य में डिजीज हो सकती है। एग्जाम्पल है इसके जो हमारे भोजन को पॉइजनिंग कराते हैं, वो विषाक्त करते हैं, यानी भोजन में पॉइजन डालते हैं, वो है साल्मोनेला एंट्राइटिस, स्टेफाइलोकोकस ऑरिएंस और क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो होता है ये सबसे खतरनाक प्रकार की फूड पॉइजनिंग करता है, और साल्मोनेला ये क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो होता है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव कर सकता है, और ये बेसिकली कैंड फूड में सर्वाइव करता है। कैंड फूड जो होते हैं, जो बाजार में डब्बा बंद खाना आते हैं, खाद्य पदार्थ आते हैं, उसके अंदर ये सर्वाइव कर सकता है क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये उस कैंड फूड में सर्वाइव कर जाता है, और वहां पर ये एंडोटॉक्सिन अपने रिलीज करता है। जब कोई व्यक्ति ऐसे फूड को खाता है जिसमें बैक्टीरिया ने अपने टॉक्सिन्स रिलीज किए होते हैं, तो वो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसमें एक पार्ट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मली चीज़ों को बढ़ाता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उन चीज़ों को घटाने की कोशिश करता है, अधिकांश को। तो वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देते हैं वो टॉक्सिन सब्सटेंसेस, और ये डैमेज होने से पैरालिसिस होती है हमारे स्मूथ और स्ट्राइप्ड दोनों मसल्स की। बॉडी में 3 प्रकार की मसल्स होती है, पेशियां होती है। एक स्ट्राइप्ड मसल्स यानी कि स्मूथ मसल्स, दूसरी स्टाइरिएटेड मसल्स यानी कि स्केलेटल मसल्स, और तीसरी कार्डियक मसल्स।
जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो हमारी बेसिकली अंदर विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं और उसमें स्टाइरिएशन पट्टियाँ नहीं होती। जो स्टाइरेटेड मसल्स होती हैं वो हमारे स्केलेटन से जुड़ी होती है, कंकाल से जुड़ी होती हैं और समानतः स्ट्राइड मसल्स की यानी कि स्केलेटल मसल्स की जो हमारी क्रियाविधि होती है हमारी इच्छा पर निर्भर करती है, जबकि जो स्मूथ मसल्स होती हैं जो हमारे विसरल ऑर्गन्स में होती है सामान्यतः उनकी क्रियाविधि हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती, इसलिए इन्हें इनवॉलंटरी अनैच्छिक पेशी बोलते हैं और उनको वॉलंटरी यानी कि ऐच्छिक पेशियाँ बोलते हैं। तो ये हमारी स्मूथ और स्टाइलेटेड यानी कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों प्रकार की मसल्स को डैमेज कर जाती है यानी कि पैरालिसिस हो जाती है इससे, और इससे इमीडिएट डेथ हो सकती है। इसके बाद जल प्रदूषण करने में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जल में वृद्धि करते हैं और जल में वृद्धि करने के बाद वो उस जल को पीने योग्य नहीं छोड़ते। उस जो जल होता है उसमें कुछ ना कुछ सब्सटेंस मिक्स कर देते हैं, टॉक्सिक मिक्स कर सकते हैं जिससे वो हमें नुकसान कर सकता है, जंतुओं को नुकसान कर सकता है। ऐसे जल पीने से जंतु भी बीमार हो सकते हैं। और जो सबसे प्रमुख बैक्टीरिया है जो जल प्रदूषण करते हैं वो है विब्रियो कॉलरी और साल्मोनेला टाइफी और सिगेला। इसके बाद कागज, कपड़ा, चमड़ा आदि नष्ट करने में अब अनेक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे घर की जो चीजें होती हैं जैसे कागज है, पेपर्स हमारे घर के जो इम्पोर्टेंट पेपर्स हो सकते हैं, कपड़ा जो हमारे घर के कपड़े होते हैं और जो टेक्सटाइल और चमड़ा और लेदर आदि के जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, उन पर वो ग्रो कर जाते हैं और वो उसको धीमे धीमे नष्ट करने लगते हैं, उसको धीमे धीमे खराब करने लगते हैं। जो बैक्टीरिया बेसिकली यूज करते हैं इन चीज़ों को, कपड़े को, कागज को, चमड़ा आदि को, जो हमारे घर के खाने की चीज़ें हैं उनको जो नष्ट करते हैं, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है वो है एरोबैक्टर, माइक्रोकोकस, एक्रोमोबैक्टर, सेल्यूमोनाज आदि। तो बैक्टीरिया का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसे हमने 2 स्टेप्स में पढ़ा कि यूजफुल और एक हार्मफुल, और हार्मफुल में बेसिकली ये 6 हमने टॉपिक्स पढ़े हैं कि जैसे मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, अनेक जो डिजीज होती है मनुष्य में जीवाणुओं द्वारा होती है, जैसे हमारा टीबी रोग है, ट्यूबरकुलोसिस से क्षय रोग बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से कोढ़ है, लेप्रोसी है जिसे माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई से होता है, निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी से होता है, हैजा कोलेरा से होता है, और इसके अलावा सिफिलिस है, गोनोरिया है और अन्य डिजीज जो मनुष्य में होती है वो जीवाणु द्वारा हो सकती हैं। पादपों में रोग, अनेक रोग पादपों में होता है जैसे सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनास सिट्री, मक्का में ग्लानी यानी कि विल्ट ऑफ द मेज ज़ैंथोमोनास स्टीवर्टी से, सेब का क्राउन ग्लान एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिसेन से, विनाइट्रीकरण डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन का अपोजिट होता है। नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनता है, इस प्रक्रिया में नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनता है। नाइट्रिफिकेशन से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, जबकि डीनाइट्रिफिकेशन से सॉइल की उर्वरकता कम होती है, फर्टिलिटी कम होती है, जिससे उत्पादन भी कम होता है। एग्जाम्पल इसके थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस हैं। भोजन को विषाक्त बनाने में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में फूड पॉइजनिंग कर देते हैं। वो हमारी जो फूड खाना होता है उसमें टॉक्सिन सब्सटेंस सिक्रीट कर देते हैं, जिससे हम जब उन्हें खाते हैं तो हमारे अंदर पॉइजनिंग हो जाती है। और ये एग्जाम्पल है इसके साल्मोनेला एंटेराइटिस, स्टेफाइलोकोकस ऑरिएंस और क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम सबसे डेंजरस टाइप की फूड पॉइजनिंग करता है जो हमारे टॉक्सिक जो होते हैं हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को नष्ट कर देता है, जिससे हमारी स्मूथ और स्टाइलेटेड दोनों मसल्स में पैरालिसिस होता है, जिससे हमारी इमीडिएट डेथ हो जाती है। और जल प्रदूषण, अनेक बैक्टीरिया हमारे जल में रहते हैं, हमारे आसपास का जो जल होता है, पीने वाला जल होता है और बाकी जल होते हैं, जिससे हमें दिक्कत होती है, हमें परेशानी होती है और हमारे जो आसपास के जो जंतु होते हैं उनको भी पीने में दिक्कत आती है। जैसे विब्रियो कॉलरी, साल्मोनेला टाइफी और सिगेला जो होते हैं वो वाटर पॉल्यूशन करते हैं। और लास्ट है कागज, चमड़ा और कपड़ा आदि नष्ट करने में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे कपड़े, कागज आदि को नष्ट कर देते हैं, जैसे एरोबैक्टर, माइक्रोकोकस, एक्रोमोबैक्टर, सेल्यूलोमोनाज आदि। बच्चों, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।